नमस्कार दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। जो पिछले वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमने रॉयस अडेप्टेशन मॉडल के बारे में देखा था। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से मोड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेटा पैराडिग्म क्या है उस थ्योरी का। सो रॉयस अडेप्टेशन थ्योरी के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसमें मेटा पैराडिग्म में हमें पेशेंट, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग ये देखा था, जो कि मेटा पैराडिग्म है। जिसके बाद मोड्स देखे थे। मोड में फिजियोलॉजिकल मोड, सेल्फ कंसेप्ट मोड, इंटरडिपेंडेंस मोड एंड रोल आइडेंटिफिकेशन मोड। ये सारे मोड वहाँ पर हमने देख लिए थे। उसी मोड के आधार पर या राइज अडेप्टेशन मॉडल के आधार पर हम आज एप्लीकेशन ऑफ राइज अडेप्टेशन मॉडल इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान लिखने में हम कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिस्टर एक्स, 48-year-old male, came in hospital or admitted in hospital with the complaints of poor wound healing. He having history of diabetes mellitus, done surgery before 1 week. He is quite anxious about his illness or his future. ये एक क्वेश्चन है, उसके आधार पर एक जो डाटा दिया गया, हिस्ट्री दी गई पेशेंट की, उसके आधार पर हमें क्या करना है, रॉयस अडेप्टेशन मॉडल में केयर प्लान बनाना है। तो हम इसमें असेसमेंट्स पहले कर लेंगे पेशेंट का, जो कि रॉयस अडेप्टेशन मॉडल है उसके हिसाब से जो मोड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट 4 मोड वहाँ पर प्रेजेंट है। वो मोड के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका पहले असेसमेंट करके लेंगे। इसमें फर्स्ट मोड जो है फिजिकल मोड, इसमें हम देखना है इम्पेयर्ड वॉकिंग। पेशेंट का जो एम्पुटेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, उसकी वजह से इसका क्या हुआ है, जो कि नॉर्मल वॉकिंग प्रोसेस था, जो कि अच्छी तरह से चल रहा था पेशेंट, वो क्या हुआ है, ठीक से अभी नहीं चल रहा है। जो इसका जो वॉकिंग है वो क्या हुआ है, इम्पेयर्ड हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है। देन एम्पुटेशन हुआ है, पेशेंट को जो है ना, उसका जो लेग है वो क्या हुआ है, एम्पुटेट किया गया है, इसका जो है एम्पुटेशन हो गया है। इसके बाद डेली एक्टिविटी पैटर्न डिस्टर्ब, जो कि डेली एक्टिविटी था उसका वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। डेली एक्टिविटीज़ में भी अभी डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक से पेशेंट अभी चल नहीं पाता है, ठीक से उठ नहीं पाता है, उसको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका एम्पुटेशन हो गया है। इसके बाद फिजिकल सेंस टू वुंड साइट इम्पेयर्ड, जो कि सेंस है, लाइक एज पेशेंट फील्स नो पेन एट वुंड, जिसको उसका वुंड साइट है, एम्पुटेशन साइट है, वहाँ पर क्या होता है, पेशेंट को पेन महसूस नहीं होता है, दर्द महसूस नहीं होता है। ये रहा फिजियोलॉजिकल मोड। इसके बाद हम देख लेंगे सेल्फ कंसेप्ट मोड। सेल्फ कंसेप्ट मोड में फिजिकल सेल्फ में हम देखने वाले हैं रिड्यूस सोशल एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो पेशेंट का जो एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ अभी कम हो गया है क्योंकि उसका एम्पुटेशन हुआ है। वो पेशेंट का जो बॉडी इमेज वगैरह वो डिस्टर्ब हो चुकी है, पेशेंट अभी ठीक से चल नहीं पाता है, इसकी वजह से वो कंटिन्यूसली सोशल इंटरेक्शन उसका जो है वो कम हो गया है। जो सोशली वो पहले एक्टिव था वो अभी कम हो गया है। इसके बाद ही इज़ एंक्सियस अबाउट हिज बॉडी चेंज। बॉडी चेंज के बारे में वो एंक्सियस है, लाइक उसका ऑलरेडी उसको डायबिटीज़ है, ठीक से अच्छी तरह से उसके वुंड ठीक से हीलिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से पेशेंट क्या एंक्सियस है, ताकि उसका अगर ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ इंजरी बढ़ रही, तो उसको डर है कि अपना दूसरा लेग या दूसरा कोई इंजरी हो जाएगा और फिर कोई दूसरा पार्ट को एम्पुटेशन करना पड़ेगा। पेशेंट एंक्सियस है उसके बॉडी इमेज के बारे में, बॉडी चेंजेस के बारे में। तो उसके बाद हम देख लेंगे पर्सनल सेल्फ। देन नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ में हम देखेंगे सेल्फ स्टीम डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन एंड बॉडी चेंजेस। उसका जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है पेशेंट का, वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है। देन बॉडी इमेज डिस्टर्ब, उसका जो बॉडी इमेज है, जो पहले ठीक से अच्छा तरह से दिख रहा था, उसका एम्पुटेशन होने के बाद उसका जो बॉडी फिजिकल सेटअप था बॉडी का, वो क्या हुआ है, ठीक से नहीं है, क्योंकि अभी बॉडी जो इमेज है वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। ये रहा उसका सेल्फ कंसेप्ट। इसके बाद रोल परफॉर्मेंस मोड, जो रोल परफॉर्मेंस था उसका, ही वॉज ओनली वन द हेड एंड अर्निंग मेंबर्स इन फैमिली, रोल शिफ्टिंग नॉट अकर्ड। यहाँ पर जो पेशेंट है वो अर्निंग मेंबर था, अब उसको सर्जरी हो गई है, इसकी वजह से अभी क्या हुआ है, वो ठीक से कुछ काम नहीं कर पा रहा है। उसका जो रोल फंक्शन था, उसका जो प्राइमरी रोल था, अभी तक रोल शिफ्टिंग नहीं हुआ है। उसका जो बच्चे वगैरह है, उसकी जो वाइफ है, वो अभी तक रोल को हैंडल नहीं कर रही, वो पेशेंट ही देखता है। उसका जो रोल इंडिपेंडेंस रोल है, रोल डिपेंडेंसी है, वो भी शिफ्टिंग नहीं हुई।
इसके बाद नेक्स्ट मोड है इंटरडिपेंडेंस मोड। इंटरडिपेंडेंस मोड में हम देखेंगे पेशेंट हैविंग गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विथ अदर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। नाउ ही फील्स दैट नो वन विल सेव हिम फ्रॉम दिस सिचुएशन, नॉट इवन गॉड ऑल्सो। सो उसको अभी डर लग रहा है कि भाई अब इसमें हम ठीक हो रहे नहीं हो जाएंगे, अभी क्या करेंगे, कोई मेरे फैमिली फ्रेंड सर्कल भी अभी कोई हेल्प नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन में नहीं कर रहे। पहले सब जब मैं ठीक था तो सब मुझे देख रहे थे, सब मेरे साथ आ रहे थे, सब मुझे बातें कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हम इसमें इंटरडिपेंडेंस रोल में हम देखना है। सो ये रहा एक जनरल असेसमेंट, प्राइमरी असेसमेंट हम जिसको बोलेंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी इसमें स्टिमुला असेसमेंट हम देखेंगे। स्टिमुला असेसमेंट, सो स्टिमुला इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुला हो सकता है और मे बी फोकल स्टिमुला, कंटेक्सचुअल स्टिमुला, रेसिडुअल स्टिमुला, इसके डिफरेंट डिफरेंट 3-4 प्रकार है जो कि पहले वीडियो में हमने देखे। सो स्टिमुला में फोकल स्टिमुला देखेंगे जो कि इमिडिएटली एक्शन रहता है, इमिडिएटली रीजन रहता है फोकल स्टिमुला में। सो फोकल स्टिमुला देखेंगे। फोकल स्टिमुलस में नॉन हीलिंग वुंड आफ्टर एम्पुटेशन, फर्स्ट फॉर्मेशन विथ नो सेंस ऑफ पेन, दैट इज टिश्यू नेक्रोसिस। यहाँ पर जो उसका एम्पुटेशन किया है, एम्पुटेड साइट में क्या हुआ है, नॉन हीलिंग वुंड वहाँ पर प्रेजेंट है। वो 1 वीक बिफोर सर्जरी हुआ है पेशेंट, लेकिन ठीक से उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और जो पस फॉर्मेशन वहाँ पर ज़्यादा हो गया है, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन हो गया है, स्मेल आ रहा है एंड पेन जो वहाँ से टिश्यू नेक्रोसिस होने की वजह से टिश्यू डेड हो चुका है, वो इसकी वजह से क्या हुआ है, थोड़ा सा उसका पेन सेंसेशन भी नहीं है, सेल डेड हो चुका है। तो ये सारा फोकल स्टिमुलाई में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिमुलाई रहता है कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई। सो नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई हैविंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस सिंस 10 ईयर्स। सो पेशेंट को 10 साल से डायबिटीज मेलाइटिस का ये पेशेंट केस है, डायबिटीज मेलाइटिस है उसको। नॉट टेकन रेगुलर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज मेलाइटिस। सो पेशेंट ने अभी तक इसके पहले कभी अच्छी तरह से ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ली, उसकी वजह से क्या हुआ है, अभी उसकी जो इंजरी है वो ठीक से हील नहीं हो पाई, उसकी वजह से उसका जो लेग है उसको अपने एम्पुटेशन करना पड़ा है। और डायबिटीज़ की वजह से उसका जो ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ वगैरह है, टिश्यू हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। सो ये कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई में आएगा। तो इसके बाद हम देख लेंगे एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, उसका एप्लीकेशन हम देख लेंगे राइज एडवर्टेशन मॉडल में। सो एक्चुअल नर्सिंग केयर प्लान में हमें अब देखना है कि ये कैसे उसके लिखा जाता है। सो असेसमेंट ऑफ बिहेवियर, यहाँ पर हम बिहेवियर असेसमेंट करना है, देन असेसमेंट ऑफ स्टिमुलाई, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल एंड इंटरवेंशंस एंड इवोल्यूशंस। सो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर आज देखना है और इसके हिसाब से हमें क्या करना है, नर्सिंग केयर प्लान लिखना है, जो कि नर्सिंग मॉडल्स जो दिया है रॉयज एडॉप्टेशन मॉडल, वो मॉडल में जो जो मोड्स प्रेजेंट है उस मोड के आधार पर हमें क्या करना है, इंटरवेंशंस पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सो एक केयर प्लान हम वहाँ पर लेंगे, एक डायग्नोसिस लेंगे। सो इसमें असेसमेंट ऑफ बिहेवियर असेसमेंट में हम देखेंगे डिस्टर्ब इन फिजियोलॉजिकल मोड। यहाँ पर पेशेंट का जो फिजियोलॉजिकल मोड था वो डिस्टर्ब हो चुका है, पेशेंट को एम्पुटेशन हो चुका है, एम्पुटेशन सर्जरी की वजह से पेशेंट अभी ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसका जो फिजिकल एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ है और जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है बॉडी के अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसका जो फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ वगैरह है, बॉडी के फिजिकल ग्रोथ वगैरह है, टिश्यू ग्रोथ वगैरह है, वो ठीक से नहीं हो पा रही। सो ये रहा असेसमेंट। इसमें टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है, एम्पुटेशन हो चुका है पेशेंट का, लॉस ऑफ सेंस टू द वुंड साइट में उसका सेंसेशन गायब हो चुका है। देन डिस्टर्ब डेली रूटीन एक्टिविटीज, उसका डेली रूटीन एक्टिविटीज क्या हुआ है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले। इसके बाद असेसमेंट ऑफ स्टिमुलाई आता है। असेसमेंट स्टिमुलाई में नॉन हीलिंग वुंड आफ्टर एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब। असेसमेंट ऑफ स्टिमुलाई में पहला कौन सा स्टिमुलाई, फोकल स्टिमुलाई। सो फोकल स्टिमुलाई है, फोकल स्टिमुलाई में कौन सा है, नॉन हीलिंग वुंड यहाँ पर हो चुकी है, एम्पुटेशन हो चुका है रिसेंटली पेशेंट का, ये रहा फोकल स्टिमुलाई। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई जो कि प्रीवियसली उसको क्या हुआ था, कितने दिन से चलते आ रहा है। इसमें नॉन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस सिंस 10 ईयर्स, तो 10 साल से पेशेंट क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस का केस है। सो ये रहा स्टिमुलाई, उसको उसी स्टिमुलाई की वजह से क्या हुआ है, अभी इसको अभी कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं। तो देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या डेवलप करेंगे हम इसमें। Impaired skin integrity related to tissue damage secondary to vascular insufficiency as evidenced by assessment of patient behavior and stimuli। और पेशेंट का जो बिहेवियर और स्टिमुलाई की वजह से हम क्या करेंगे, उसको असेस किया है
और वहाँ पर जो पेशेंट का स्किन इंटीग्रिटी है और टिश्यूज का डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड वेस्कुलरिटी। सो ये रहा नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद हम गोल्स देख लेंगे। इसके बाद हमें देखना है गोल्स क्या क्या है। लॉन्ग टर्म गोल में हम देखने वाले हैं एम्प्यूटेड एरिया विल बी कंप्लीटली हील्ड विथ इन 15 to 20 डेज या विथ इन 1 वीक। एक दो महीने में एम्प्यूटेड जो पार्ट्स बॉडी का पार्ट है या जो वुंड रहती है एम्प्यूटेड वुंड, वो ठीक से हील नहीं होती है, जल्दी हील नहीं होती है, बड़ी वुंड होती है, इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये 15 या 21 डेज में वो ठीक से नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर 1 या 2 मंथ या इसमें हम 4 या 6 वीक्स यहाँ पर लेंगे। 4 या 6 वीक में क्या होना चाहिए, ये ठीक से हील होना चाहिए। सो ये लॉन्ग टर्म गोल रहा। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल हम देखेंगे साइज ऑफ वुंड शुड डिक्रीजेस एंड पेशेंट शुड नो साइन ऑफ फर्दर सो शॉर्ट टर्म गोल में हम देखेंगे साइज ऑफ वुंड शुड डिक्रीज एंड पेशेंट शुड नो फर्दर साइन ऑफ इन्फेक्शन, स्प्रेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेल्दी टिश्यू ओवर द वुंड। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पेशेंट का जो वुंड साइज है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। साइज थोड़ा सा उसका जो साइज या 5 सेंटीमीटर है, ये उसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर में होना चाहिए। जो पस वगैरह वहाँ पर है तो ठीक से क्लीन होना चाहिए, उसका फर्दर इन्फेक्शन चांसेस या फर्दर इन्फेक्शन नहीं दिखना चाहिए। पेशेंट का जो उसमें पस वगैरह फॉर्मेशन था, इन्फ्लेमेशन था, वो ठीक से कम होना चाहिए। और यहाँ पर टिश्यू हेल्दी ग्रोथ का वहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्दी टिश्यू वहाँ पर ग्रो होना चाहिए। तो ये सब हम शॉर्ट टर्म गोल में देखेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है। तो इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अभी महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर इंटरवेंशंस का आता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस, कौन कौन से इंटरवेंशंस हमें उसको पेशेंट को देने हैं अकॉर्डिंग टू राइज एडाप्टेशन मॉडल या एडाप्टेशन जो मॉडल है, मोड्स अवेलेबल है, जो मोड है उस मोड के आधार पर हमें क्या करना है, इंटरवेंशंस बनाने के। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंटरवेंशंस आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ एडाप्टेशन मॉडल। सो उसके हिसाब से हमें देना है। सो फर्स्ट प्रोवाइड कंफर्ट एंड प्रोवाइड ROM एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वहाँ पर क्या करना है, उसको प्रोवाइड करना है। सो कंफर्ट पोजीशन, पेशेंट को ठीक से कंफर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि उसको जो फिजिकल मूड वहाँ पर डिस्टर्ब हुआ था उसको हमें करेक्ट करना है। देन प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जो फिजिकल डिस्टर्बेंस था उसको क्या करना है हमें, फिजिकल डिस्टर्बेंस था उसे हमें कम करना है, रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड एक्सरसाइज करना है। देन प्रोवाइड मेंटेन वुंड क्लीन, जो उसका जो वुंड है उसको हमें क्या करना है, क्लीन करना है, क्लीन मेंटेन करना है। जो वहाँ पर जो ग्रोथ वगैरह बैक्टीरिया का वगैरह ठीक से हुआ है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ है उसको हमें क्या करना है, क्लीन करना है, वुंड क्लीन करना है, उसमें का जो पस वगैरह है वो सब क्लीन करना है। देन फॉलो असेप्टिक टेक्निक्स वाइल परफॉर्मिंग ड्रेसिंग, अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो क्या करना है, असेप्टिक टेक्निक्स वहाँ पर सब फॉलो करना है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर स्प्रेड होता है, ऑलरेडी पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसको ठीक से वुंड हील नहीं हो रहा है, उसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो क्या करना है, वाइल जब ड्रेसिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, खुद की भी सेफ्टी देखनी है, ग्लोव्स पहनना है। जो असेप्टिक टेक्निक्स ऑल टेक्निक्स है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, स्टेरिलिटी हमें क्या करनी है, मेंटेन करनी है। हम जितनी ज़्यादा स्टेरिलिटी मेंटेन करेंगे, ये जो इन्फेक्टेड वुंड जो रहते हैं, एम्पुटेशन, डिब्राइमेंट, ये जो सर्जरीज होते हैं, ये मोस्ट ऑफ या इन्फेक्टेड या वुंड नॉन हीलिंग वुंड रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, इन्फेक्टेड वुंड रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम जितना उस इन्फेक्टेड वुंड को हमें अच्छी तरह से स्टेरिलिटी मेंटेन करके क्लीन करेंगे, वो वुंड अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगी और अच्छी तरह से उसका जो रिजल्ट है हमें अच्छा मिलेगा। तो असेप्टिक टेक्निक्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। देन एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, सो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें एंटीबायोटिक्स का एडमिनिस्टर करना, एंटीबायोटिक उसको देना, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह होती है उसको रिड्यूस करते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करते, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक अगर हम देते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्ट होता है उनका जो हीलिंग है वो अच्छी तरह से हो पाती है। सो असिस्ट फॉर डेली एक्टिविटीज़ को क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है, जो कि इसका फिजिकल मोड्स डिस्टर्ब हुआ था उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो अगर पेशेंट को चलना है तो उसको हम क्या करना है, सपोर्ट पकड़ के हम क्या करना है, व्हील चेयर पे हमें बिठा के पेशेंट को इधर उधर शिफ्ट करना है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट में हमें उसको लेके जाना है। तो उसका डेली एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा बहुत उसको हेल्प करना है। देन मोटिवेट द क्लाइंट एंड टू प्रोमोट द कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पर पेशेंट का जो सेल्फ स्टीम या सेल्फ कंसेप्ट नाम का जो मोड है
रॉइज अडॉप्टेशन मॉडल में वो मोड यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है, सेल्फ कंसेप्ट मोड। तो सेल्फ कंसेप्ट मोड में हमें क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस था जिंदगी जीने का, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो पहले अच्छी तरह से बात करता था, लोगों से मिलना जुला रहता था, लेकिन एम्पुटेशन होने के बाद पेशेंट थोड़ा सा घबरा हुआ है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो चुका है, उसको डर है कि ताकि हम कहीं हम ठीक से उससे हीलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जो हमारा जो पूरा बॉडी है, बदन है, वो भी ऐसा इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको डर लगता है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है, कंटिन्यूसली क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है। देन प्रोमोट सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो सेल्फ स्टीम डाउन हो चुका है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है सेल्फ स्टीम को। देन पार्टिसिपेट पेशेंट इन सोशल एक्टिविटीज, जो सोशल एक्टिविटीज होती है उसमें क्या करना है, पेशेंट को पार्टिसिपेट करना है। जो पहले पेशेंट जो जो इंटरडिपेंडेंस रोल था, या ये रोल रोल क्या हुआ, इंटरडिपेंडेंस रोल अच्छी तरह से अभी यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ, तो हमें क्या करना है, और रोल जो है मोड है डिस्टर्ब कम करने के लिए पेशेंट को क्या करना है, पार्टिसिपेट्स करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। अगर कोई फंक्शन चल रहा है घर के साइड को, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उसको वहाँ पर आप पेशेंट को व्हील चेयर बिठा के लेके जाना है, या पेशेंट अगर चल पाता है तो उसको क्या करना है, उधर लेके जाना है। अगर पेशेंट उसका वुंड प्रोग्रेस है, अच्छी वुंड है, तो हम लेके जा सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड है, पेशेंट ठीक से नहीं चल रहा है, और वो ज़्यादा उसमें पस वगैरह है, पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो इस टाइम हमें उसको वही जगह पे बैठ के ट्रीटमेंट देना है। अगर पेशेंट थोड़ा सा ठीक हो गया तो हमें क्या करना है, उसको वहाँ से थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन उसका बढ़ाना है पेशेंट का। दैन ट्राई टू मिनिमाइज द पेशेंट वर्कलोड एंड स्ट्रेस, जो रोल डिपेंडेंस मोड था वो हमें क्या करना है, यहाँ पर ठीक करने का प्रयास करना है। तो जो उसका जो रोल था, उसका वर्कलोड था उसको, और स्ट्रेस था उसको हमें कम करने का प्रयास करना है। उसका जो बाकी जो उसके घर वाले मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उसको क्या करना है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दिस वुंड हीलिंग एंड वुंड के बारे में हमें क्या करना है, एक उसको हेल्थ टॉक देना है उसको। और उसका जो रोल फंक्शंस है उसको हमें सिर्फ ठीक से बताना है कि भाई आप अब ये पेशेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पर आप जो जिम्मेदारी घर की है आपको संभालनी पड़ेगी। उसके अगर वाइफ है या उसका बेटा है पेशेंट का, या कोई दूसरा है, तो हमें क्या करना है, रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर्स को क्या करना है, बोलना है कि आपको उनका जो पेशेंट का लोड कम करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम बताएंगे, जस्ट हम हेल्थ एजुकेशन देना है और बताने का है। तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है उसको मिनिमाइज हमें करना है, हो सके उतना। एज अ नर्स हम कॉम्प्रहेंसिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं एज अ फैमिली होल। जो फैमिली है हम सबको क्या करते हैं, फैमिली को और पेशेंट को, हम किसी एक इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं करते। एज अ नर्स हमें सबका देखना पड़ता है, फैमिली मेम्बर्स को भी हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, उसको भी हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। So assess the wound for any further complication to reduce reduction of any complication. So wound का assessment continuous बेस पे करना है। अगर टाइप wound कैसा है, कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है यहाँ से, और जो टिश्यू ग्रोथ है, टिश्यू ग्रेनुलेशंस वहाँ पर मौजूद है, कैसे हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है ठीक से, उसको वहाँ पर वेंटिलेट, पेशेंट जो वुंड है ड्राई वुंड है, और ज़्यादा वेट है, या इन्फ्लेमेशन हुआ है, रेडनेस हुआ है, ये सब हमें वहाँ पर असेस करना है। और अकॉर्डिंग टू दैट उसको क्या करना है, फर्दर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करना है। तो ये रहा नर्सिंग इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू द मोड्स इन मॉडल। इसके हिसाब से लाइक फिजिकल मोड से सेल्फ कंसेप्ट मोड है, सेल्फ कंसेप्ट में हमें क्या करना है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाना है, सेल्फ स्टीम बढ़ाना है, उसका बॉडी इमेज डिस्टर्ब हुआ था, उसको हमें किसी भी तरह से पेशेंट को क्या करना है, बोलना है कि अब उसको एडजस्ट कर ले, उसको मोटिवेट करना है पेशेंट को। दैन जो रोल फंक्शन रोल आइडेंटिटी मोड था वो भी जब डिस्टर्ब हुआ था, वो भी हमें क्या करना है, रोल शिफ्टिंग उसको रिलेटिव की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करना है। जो वर्कलोड था पेशेंट को भी कम करने का प्रयास करना है। और इंटरडिपेंडेंस रोल था जो कि फैमिली रिलेटिव में जो अदर पर्सन में उसका जो रोल फंक्शन था वो डिस्टर्ब हो चुका था, हमें क्या करना है, उसको वापस लाना है। जो पेशेंट को सोशलाइज करना है, थोड़ा सा IPR पेशेंट का बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरवेंशन में करेंगे। इसके बाद हमें रिजल्ट देखना है, इवोल्यूशन देखना है। इवोल्यूशन में साइज ऑफ वुंड डिक्रीज, इवोल्यूशन में हमें देखना है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, इवोल्यूशन में देख लेंगे। लाइक साइज ऑफ वुंड डिक्रीज, उनका जो साइज है कम हो चुका है या नहीं, ये हमें क्या करना है, देखना है। या इन्हीं अदर कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं हुआ, ये सब हमें देखना है।
सो गाइज आज के टॉपिक में हमने ये नर्सिंग एप्लीकेशंस देखा था, जो रॉयस एडप्टेशन मॉडल है उसका नर्सिंग प्रोसेस में किसी तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें हम असेसमेंट बिहेवियर करेंगे, देन असेसमेंट ऑफ स्टिमुलाई, देन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड गोल, इसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू द मोड्स, जो कि नर्सिंग मॉडल में रॉयस एडप्टेशन मॉडल में मोड्स दिखाए गए, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इंटरवेंशंस प्रोवाइड करना है। और लास्ट स्टेप रहती है हमारी जो कि इवोल्यूशन रहता है, तो इवोल्यूशन करना है उसके बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ ली। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे हम वीडियो आगे पोस्ट करते रहेंगे। प्लीज़ आपका आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो धन्यवाद, थैंक यू।